हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के इतिहास बुक के चैप्टर 2 शहरी लेखन कला और शहरी जीवन के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। हमने पिछली बार यहाँ उरनगर की विशेषताएं तक देख लिया था। इसके ऊपर तक हमने देख लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैप्टर के नोट्स के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उरनगर की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। 1930 के दशक में हुई खुदाई से यह पता चलता है कि उरनगर में संकरी और टेढ़ी मेढ़ियाँ गलियाँ होती थी, जिसका अर्थ यह है कि पहिए वाली गाड़ी हर घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। तो आप इन कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, जो मैंने पिंक कलर के पेन से हाईलाइट कर रखा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। पतली और घुमावदार गलियों से यही पता चलता है कि उरनगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन पद्धति जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वैसे ही हर प्राचीन शहरों में भी एक नगर नियोजन पद्धति होती थी, जिससे कि जो शहरों में जितनी भी चीज़ें हैं उनका रख रखाव किया जाता था, पर ये मेसोपोटामिया के अंदर नहीं देखी गई थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं। गलियों के किनारे जल निकासी, मतलब जो खराब पानी होता है घरों का, उसे जल निकासी कहते हैं, के लिए उस तरह की गलियां नहीं होती थी जैसा मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी, बल्कि नालियां उरनगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई थी। आमतौर पे क्या होता है कि ये घर है और नालियां इसके ऐसे घर के बगल से जाती है ताकि घर का पानी इस नालियों में आए। और सड़क आपने देखा होगा सड़कों पे कि सड़कों के किनारे पे नालियां बनी होती है, पर उरनगर में इसका उल्टा था। ये सड़कों के बाहर नहीं बल्कि घरों के अंदर होती थी। अब इसका लॉजिक नहीं पता है किसी को कि ऐसा क्यों किया गया था। चौथा पॉइंट देखते हैं। घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। शायद ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वर्षा आने पर पानी को घर के भीतर बने हौजों में ले जाया सके। यहाँ पे जा भी लिख लीजिएगा। और वर्षा का पानी से बाहर की कच्ची गलियाँ कीचड़ से ना भर जाएं। बाहर क्या होती थी कि वो मिट्टी से बनी होती थी गलियाँ, पक्की सड़क के कंक्रीट नहीं होता था, तो अगर वहाँ पे पानी जाता तो वो कीचड़ बन जाता। तो इसलिए ये पानी घर की छतों पे ना जाए, मतलब सड़कों पे ना जाए। तो छत ऐसे होती थी। आमतौर पे क्या होता है, घर की छत ऐसे होती है ताकि बारिश का पानी आए तो ऐसे चला जाए और घर बचा रहे। पर मेसोपोटामिया में इसका भी उल्टा था। उनकी छत इस तरीके से होती थी, मतलब छत अंदर की ओर झुकी हुई होती थी। इससे क्या होता था, बारिश का पानी हो तो बाहर की ओर ना जाए। और ऐसा क्यों माना जाता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, क्योंकि घर के भीतर जो हौज बने होंगे बेसमेंट या घर के नीचे, तो उसमें पानी को इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका था, तो वहाँ पानी की बहुत कमी होती थी। तो ये माना जाता है, ये थ्योरी है, ये कंफर्म नहीं है कि इसीलिए बनाई जाती होंगी ऐसी छतें, पर ऐसा इसलिए किया जाता होगा। मतलब ये थ्योरी है लोगों की कि पानी को स्टोर करने के लिए ऐसा किया गया होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। छतों के ढलान भीतर की ओर, मैंने ये छोटे छोटे हाईलाइट कर दें ताकि आप इतने बड़े बड़े पॉइंट रिकॉल ना भी कर पाएँ, तो ये छोटे छोटे पॉइंट कम से कम याद कर लें कि जैसे नगर नियोजन पद्धति का अभाव, जल निकासी ऐसे, या फिर घरों की छत की ढलान भीतर ऐसे। पांचवा पॉइंट देखते हैं। लोग घरों का सारा कूड़ा गलियों में डाल देते थे, जिससे गलियों की सतह ऊपर उठ जाती थी, जिसके कारण घरों की दहलीजों को भी ऊपर उठाना पड़ता था ताकि वर्षा होने पर कीचड़ घर में ना आ सके। वो क्या करते थे कि अपने घर का कूड़ा जो है वो गलियों में डाल देते थे। पता नहीं ऐसा क्यों करते थे। तो क्या होता था कि जो सड़कों की सतह है उस पर कूड़ा जमते रहेगा तो उसकी सतह ऊपर आ जाएगी, जिससे कि अगर बारिश होती थी तो ये कीचड़ बन जाता था पूरा और घरों की दहलीजों में घुसने लग जाता था। इसलिए लोग अपनी घर के दहलीजों को भी ऊपर
ऊपर करना शुरू कर देते थे। छठा पॉइंट देखते हैं। घरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से होकर आती थी, जिससे परिवार की गोपनीयता बनी रहे। घरों के अंदर जो रोशनी है, मतलब घरों में यहाँ पे खिड़की ही नहीं हुआ करती थी। अब ऐसा क्यों था? ऐसा माना जाता है, ये भी एक थ्योरी है, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा इसलिए किया होगा, गोपनीयता बचाने के लिए, मतलब प्रिवेसी बचाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, खाली दरवाजे होते थे, ताकि जो परिवार की जो प्रिवेसी है वो बची रहे। सातवां पॉइंट देखते हैं। घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास प्रचलित थे। घरों की दहलीज ऊटी होने से धन दौलत आती है। ये 3 अंधविश्वास हैं, पूछ सकते हैं 3 नंबर में, तो याद रखिएगा कि क्या क्या अंधविश्वास प्रचलित थे। घरों की दहलीज अगर ऊपर उठी होगी तो धन दौलत आएगा। दूसरा, दरवाज़ों की अगर घर का मुख्य दरवाज़ा अगर दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। ये एक अंधविश्वास था। तीसरा देखते हैं। घर का दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो यह पति पत्नी के बीच कलेश का कारण बनता है। कि तीसरा, मतलब ऐसे अंधविश्वास प्रचलित थे। इंडिया के अंदर भी बहुत अंधविश्वास है, ऐसे कैंची चलाने से कलेश होता है, या फिर चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही वहाँ पे भी प्रचलित थे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे याद किया था। जैसे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए ऐसे याद करें। 10 दूसरा घर के दरवाजे खुलेगा तो सौभाग्य प्रदान करता है, ना खुले तो ऐसे आप 10 याद करें, ऐसे 10 करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दूसरे और तीसरे पॉइंट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ऐसे आप 10 याद कर सकते हैं कि 10 से दूसरे घर का दरवाज़ा खुले तो ना खुले तो से सौभाग्य प्रदान करता है। और अब बक याद कर सकते हैं, ऐसे बा और ये का, अगर बाहर की ओर खुले घर का दरवाज़ा तो कलेश लाता है, तो ऐसे आप बक भी याद कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक बना सकते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। उरनगर में एक कब्रिस्तान भी था, एक कब्रिस्तान जिसमें शासकों से जनसाधारण की समाधियाँ मिली है, पर कुछ लोग घर के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं। वहाँ पे उरनगर में एक समाधि भी थी, पर समाधियाँ जो थी वो खाली इस कब्रिस्तान में ही नहीं बल्कि घरों के जो फर्शों के नीचे है उसमें भी पाई गई हैं। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे लोगों की हड्डियाँ पाई गई थी। तो ये आपको 8 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 11th के पेपर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही पूछा जा चुका है। उरनगर की विशेषताएं ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। अगला टॉपिक देखते हैं। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र आपको पता है ना, पशुचारक क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। तो यहाँ पे एक व्यापारिक नगर, क्या नाम था नगर का? मारी शहर। याद रखना है, इसमें ही बहुत टॉपिक बनता है। इस आपको याद होगा 10th में एक था यूरोप में राष्ट्रवाद करके, तो उसमें इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण के बारे में बताया गया था। तो ठीक उसी तरह ना आपको इन 2 शहरों के बारे में भी याद कर लेना अच्छे से। कौन सा? पहले तो उरनगर जो 8 पॉइंट बताए वो, और दूसरा मारी नगर। इसमें भी इन 2 शहरों के बारे में ब्रीफ यानी बिल्कुल एक अच्छे से एक्सप्लेन में बताया गया है। आपको याद करना ही करना है, इन दोनों में से पूछ ही देते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजघराने के रूप में फला फूला। ये बात आपको याद रखना है, शाही राजघराने 2000 ईसा पूर्व में। मारी राज्य में किसान और पशुचारक दोनों होते थे। मारी राज्य में क्या था? किसान भी थे और पशुचारक भी थे। अभी हम देखेंगे इनके बीच क्या सीन हुआ, क्या क्रिएट हुआ, क्यों दंगे होते रहते थे इनके बीच। दोनों हुआ करते थे, पर जो पशुचारक थे ना वो ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा उपयोग करते थे। किसान और पशुचारक दोनों थे, पर क्योंकि पशुचारकों की संख्या ज़्यादा थी तो वो ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा उपयोग करते थे और दबदबा इनका बना रहता था पशुचारकों का। ठीक है, ये बात आपको याद करके रखनी है। मारी राज्य में किसान और पशुचारक दोनों होते थे, लेकिन वहाँ ज़्यादातर हिस्सा पशुचारकों द्वारा काम में लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये पूछा जाता है यहाँ पे, इसलिए इम्पोर्टेंट लिख देना आप। क्या पता आपको यूट्यूब में पूछ सकते हैं कि किसान और गडरिये में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पशुचार को ना गडरिये कहा जाता था,
ठीक है। पशु चारकों को गडरिये कहा जाता था। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, किताब में नहीं लिखा गया है क्योंकि किताब का तो काम ही होता है बच्चों को कन्फ्यूज़ करना, तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, गडरी और ब्रैकेट में पशु चारक लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है दिमाग पे एग्जामिनर के। किसान तथा गडरिये यानी कि पशुचारक के बीच होने वाले झगड़े का कारण। तो ये 3 बिंदु मैंने लिखे हैं, 3 पॉइंट, ये आपको लिखना है अगर ये पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच झगड़े का कारण क्या था। पहला पॉइंट देखते हैं, मतलब मैं शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में 3 पॉइंट देखेंगे। ये मान लो ये किसान का खेत है, ये किसान का एक खेत है और यहाँ किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब गडरिये है ना, मतलब जो पशुचारक है वो अपने पशुओं को, अब यहाँ पे नहर है, अब उसको पानी पिलाना है अपने पशुओं को। अब एक की तादाद में थोड़ी ना, बहुत सारे होते थे और वहाँ रेगिस्तानी इलाका, तो फिर ये होता था कि पानी यहाँ पे होता नहीं था और बहुत कम जगह पे पानी पाया जाता था। अरे मिट गया। तो ये खेत है, ये किसान, ये पशुचारक, और ये मान लो उसके बहुत सारे भेड़ बकरी हैं। अब इसको पानी पिलाना है तो ये इन जाएगा यहाँ से, अब नहर यहाँ पे है, तो वो क्या करता था, यहाँ साइड से जाने की बजाय यहाँ से जाता था, मतलब खनाफ कुछ होता था बहुत ज़्यादा ही, एक खेतों से चढ़ के जाता था। तो इससे क्या होता था कि इनकी फसल हो जाती थी ख़राब, और इनका दिमाग भी हो जाता था ख़राब। तो ये कारण था, ये मेजर कारण था इन दोनों के बीच लड़ाई होने का। और ये बहुत सारे कारण थे कि ये जो गडरिये लोग हैं ये हमला कर देते थे, माल लूट लेते थे किसानों का, और किसान भी रास्ता रोक देते थे कभी कभी। तो वही यहाँ पे मेजर कारण पहला वाला है कि गडरिये कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत से गुजर कर ले जाते थे, इससे की फसल खराब हो जाती थी, ठीक है। गडरिये खनाप को सोते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा माल लूट लेते थे। ये भी देखा हमने। किसान कई बार पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी तक नहीं ले जाने देते थे, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद कर लेना आपको नहीं, मतलब पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखो, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, बस ये याद रखना है आपको। जैसे भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों से गुजरते थे, फसल खराब हो जाती थी। तो इतना देखो, इतना बड़ा आंसर की जगह आप 3 की पॉइंट याद कर लो तो पूरा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसमें किसान पर हमला, माल लूट लेते थे, तो इन 3 कीवर्ड से आपको पूरा आंसर याद नहीं आ जाएगा, पूरी लाइन याद आ जाएगी आपको, है कि नहीं है। और वैसे इसमें आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, या इतना लिख दो बस, रास्ता रोक देते थे बस। अब देखते हैं, मेसोपोटामिया में बहुत से समुदाय बाहर से आकर बसते थे। उदाहरण यायावर साम्राज्य पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। अभी यायावर साम्राज्य पे एक पूरा चैप्टर बन रखा है, तो हम उसे अगली आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मेसोपोटामिया में ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो मूल निवासी थे वहीं पे वहाँ रहते थे, बहुत सारे ना बाहर के लोग आके ही बस जाते थे वहाँ पे समृद्ध होते थे पहले, अमीर पैसा वहाँ का लूटते थे आराम से, मतलब कमाते थे और वहीं बस जाते थे, ऐसा भी सीन था वहाँ पे। तो उनमें से एक था यायावर साम्राज्य। ये बहुत बहुत बढ़िया मतलब साम्राज्य था ये, हम इसे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मारी के राजा बाहर के ही समूह से थे। और जो मारी के राजा थे ना, वो मेसोपोटामिया के वासी नहीं थे, ना मारी के थे, वो कहाँ के थे, वो बाहर के थे। कौन से? एमोराइट समूह के सदस्य थे वो। एमोराइट एक साम्राज्य था, छोटा साम्राज्य था पर एक साम्राज्य था। तो ये वहाँ के वो थे तो एमोराइट साम्राज्य के, पर आ गए वो मेसोपोटामिया में और बन गए वो मारी के राजा। अब यहाँ से देखते हैं मारी के राजा और समाज। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव टाइटल ये भी सकता है, मारी की विशेषताएं। ये पूछा गया एग्जाम में, मारी की विशेषताएं पूछ देते हैं और फिर बच्चे सोचते हैं कि ये तो था ही नहीं बुक में, था पर ये अलग नाम से था, जैसे मारी के राजा तथा समाज। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल के लिख लेना विशेषताएं, मतलब मारी की विशेषताएं, ऐसे करके आप लिख लेना, ब्रैकेट डाल के आप लिख लेना। अब देखते हैं, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, देखा हमने। अब देखते हैं, उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से अलग थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी के क्षेत्र के देवता डैगन के लिए माड़ी नगर में एक मंदिर ही बनाया। अब जो राजा थे ना, उनकी जो पोशाक थी, जो कपड़े थे, वो वहाँ के मूल निवासियों से अलग थी, मतलब
अब साफ पता चलता है कि वो वहाँ के नहीं थे, तो वहाँ के कपड़े भी वहाँ के नहीं होंगे, तो अलग थी। और तो वो पर ना उनमें एक अच्छी बात थी, वो देवी देवताओं का आदर करते थे। यहाँ पे ही भी लिखना, आदर ही, मतलब आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उस टेपी के क्षेत्र मतलब ये है, ही भी यहाँ पे लिखना आदर और नहीं के बीच में। तो वो वहाँ के देवी देवताओं का आदर भी करते थे, और साथ में उन्होंने स्टेपी के क्षेत्र के जो एक देवता है ड्रैगन, ये याद रखना, पूछा जाएगा एमसीक्यू में या फिर फिल द ब्लैंक में, कि मेसोपोटामिया में जो उत्तरी भाग था वहाँ उसके देवता का नाम क्या था, तो ड्रैगन, ठीक है। तो उनके लिए एक खास तरह से मंदिर ही बनाया था मारी के अंदर। अब आगे देखते हैं। मारी के राजा को हमेशा सावधान रहना पड़ता था। राज्य के अंदर विभिन्न चारवाहों के लोग की कड़ी नज़र रखी जाती थी। मारी के राजा हर समय चौकन्ने रहते थे। उन्हें शक था कि कोई उनको मार सकता है, क्योंकि वो बाहर के राजा थे। राजा तथा पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार से अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। वहाँ के जो मारी के जो पशुचारक थे, ये पदाधिकार मतलब जो मंत्री वगैरह होते थे और राजा, इनके बीच जो पत्र व्यवहार होता था, उनमें अक्सर ना इन पशुचारकों की गतिविधियों मतलब जासूसी की जाती थी इन पशुचारकों की, ताकि इनकी जानकारी मिलती रहे राजा को। मारी महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। अब अभी हमने देखा था ना कि मारी एक व्यापारिक स्थल भी था। मेसोपोटामिया में ना 3 तरह के मंदिर पाए जाते थे, नहीं 3 तरह के शहर पाए जाते थे। पहला जो मंदिरों के आसपास बसते थे, दूसरा जो व्यापारिक स्थल बन जाते थे, तीसरा जो शाही होते थे। तो नीचे के दो है ना व्यापारिक शहर और शाही शहर, ये दोनों खूबी मारी के पास थी। मारी एक शाही शहर भी था, व्यापारिक शहर भी था। देखते हैं। फरात नदी के द्वारा लकड़ी, रांगा, तांबा, तेल, मदिरा तुर्की, सीरिया, लेबनान लाई या ले जाती थी। मतलब जितनी भी धातु हैं और लकड़ी हैं, ये तुर्की, सीरिया, लेबनान से लाई या ले जाई जाती थी। अगला पॉइंट देखते हैं। मारी के अधिकारी जलपोतों पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और इजाज़त देने के लिए माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। अब मारी के जो मंत्री वगैरह थे ना, वो जलपोतों पे जाते थे, मतलब बंदरगाहों पे, वहाँ पे जो जहाज़ों पे लदा सामान है उसकी जांच करते थे और इजाज़त देने के लिए उनसे पैसा वसूलते थे। मतलब प्रभार यानी कि जो माल लदा हुआ है उसी का 10% वसूल करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के एक द्वीप अलासिया, ये 12th में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलासिया। साइप्रस के एक द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का भी उल्लेख मिला है। ये याद रखना, ये जो अलासिया है ना, ये तांबे और एक धातु है टिन, उसके व्यापार के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। साइप्रस के द्वीप अलासियम से आने वाले तांबे का उल्लेख है। यह द्वीप तांबे और टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। अगला और सबसे मेन पॉइंट ये पूछते हैं कि मारी की सैन्य शक्ति कैसे थी। तो सैन्य शक्ति अच्छी नहीं थी मारी की। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक बाहर का राजा वहाँ पे शासन करता था, मतलब बाहर का, वो अब बाहर के राजा से अपने शहर को नहीं बचा पाए, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी सैन्य शक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगला टॉपिक देखते हैं। मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों का महत्व। अब मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी उसमें शहरों का बहुत अहम महत्व था। वहाँ के जो मूल लोग थे ना, वो शहरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। मतलब शहरों को इतना पूजते थे, मतलब वो शहरों को, चाहे कोई भी गांव का हो चाहे शहर का हो, शहर ही उनके लिए सब कुछ था। अब ऐसा क्यों था? मतलब शहर के प्रति बहुत प्रभावित थे वो। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगर पर कितना अधिक गर्व करते थे, इसका वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य, ये बात याद रखना। गिलगामेश बुक में बहुत बड़ा ऐसा डब्बा सा बना के लिख रखा था, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दिया। अब इसकी एक कहानी है, वही कहानी उस डब्बे में लिखी हुई थी, तो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे क्योंकि पूछी नहीं गई वो आज तक, तो आपको बस ऐसे ही सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। मेसोपोटामियाई लोगों की कितना गर्व था, ये गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। अब गिलगामेश महाकाव्य में था क्या?
उरुकनगर पता है ना, उरुकनगर हमने देखा था क्या, उरुकनगर में वार का शीर से बना था और एन मरकर था राजा वहाँ का। तो एन मरकर के बाद जो राजा बना था ना, वो गिलगामेश था उसका नाम। एन मरकर के बाद जो राजा बना था, अब गिलगामेश बहुत सूरवीर योद्धा था, पर एक बार क्या होता है ना, इसके सबसे प्रिय मित्र की ना युद्ध में मौत हो जाती है, जिससे बहुत बुरा झटका लगता है इसे। इतना गंदा झटका लगता है कि ये फैसला करता है कि अब ये अमरता को ढूंढ के निकालेगा। अमरता मतलब अमृत, जिससे ये मरे ना कभी। बहुत गहरा झटका लगता है कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, तो ये अमरता की खोज में निकलता है। ये पूरा संसार घूमता है, पूरी पृथ्वी घूमता है, ये हर जगह घूमता है। ये मेसोपोटामिया से निकल के हर जगह घूमता है, पर ये कहीं पे भी ना अमरता को ना खोज नहीं पाता है, जिससे कि ये वापस मेसोपोटामिया में आ जाता है, यानी कि उरुकनगर में। तो ये बहुत दुखी होता है, और तभी इसकी नज़र एक इमारत पे पड़ती है जिसमें ईंट लगा रहे होते हैं लोग, मतलब वो इमारत बन रही होती है, उसकी नींव बना रहे होते हैं लोग। तब उसे एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से है, मतलब जिस तरह ईंट यहाँ लगाई जा रही है उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी होती है। इस दुनिया में हर कोई अमर नहीं है, मतलब मृत्यु निश्चित है, और वो हर किसी के जीवन में कभी किसी न किसी समय आती है। अब इस पूरी कहानी से ना उसके दिमाग में शहर के प्रति एक बहुत लगाव जुड़ गया। वो शहरों से उसका लगाव इतना तेज हो गया कि उसने एक अपने नाम की गिलगामेश महाकाव्य लिखी, और उसने अपने शहरों की सुंदरता की वर्णन किया। तो ये 12 पट्टिकाओं पे लिखी गई थी, ये पूरी कहानी थी। ये बस याद रखने वाला इसमें है कि 12 पट्टिकाओं पे लिखी रही थी, ये याद रखना। और ये याद रखना, उरुकनगर के राजा पहले एनमरकर था, उसके बाद ये बना कौन, गिलगामेश। ये कहानी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी दे रखी थी बस, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं लेखन कला की देन, ये लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, और फिर भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये पूछा जाता है। मैंने देखा था ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आया था, शायद 2016 के में आया था ये। तो ये 4 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। मतलब बुक में तो बहुत बड़ा था, पर मैंने आपके लिए 4 पॉइंट लिख दिए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन काल गणना और गणित है, ये पहला ही पॉइंट में लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी देन है। इन्होंने अपनी जो काल गणना दी है ना, अभी हम यहाँ तीसरे पॉइंट में देखेंगे क्या दिया है, और गणित जो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है जो कि मेसोपोटामिया ने दुनिया को दी थी। याद रखना, काल गणना और गणित, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो देखते हैं 1800 ईसा पूर्व में कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली जिसमें गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की जानकारी थी, और उत्तर थोड़ा सा ही भिन्न था। अब इतना सब कुछ मिला, अभी आपको दिखाता हूँ बुक में मैं। ये देखिए, इन्होंने 2 के वर्गमूल की इतनी एक्यूरेट वैल्यू दी है, मतलब ये देखो, ये है तो अप्रॉक्स है, पर एक्यूरेसी देखो इसकी, मतलब लास्ट के 2 डिजिट चेंज है, और पूरी इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, खाली लास्ट की 2 डिजिट चेंज है, शायद पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है। और ये बहुत हज़ारों साल पहले दी थी मेसोपोटामिया ने। ये देखो, ये मेसोपोटामिया ने दी थी, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू, ये आपको याद नहीं करना है, जो याद करना है मैंने वहाँ लिख दिया है। तो मतलब इन्होंने इतने हज़ारों साल पहले भी गणित में इतनी महारत हासिल कर रखी थी, एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पर एक्यूरेट वैल्यू दे दी थी। और तो इसका एक्सप्लेनेशन की कैसे निकाला, इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला, ये भी वर्णित था उन पट्टिकाओं में जो 1800 ईसा पूर्व पहले पाई गई थी, मतलब की पाई गई थी। तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, अभी देखा ना कालगणना, वो उसी का पॉइंट है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, ये सब मेसोपोटामिया वासियों को दिया ना। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होंगे, एक महीने में 4 हफ्ते होंगे, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट,
ये मेसोपोटामिया वासी को देना, और कम से कम हज़ारों साल पहले की बात है। हज़ारों नहीं, मतलब 5000 6000 साल पहले की बात है ये, जब ये पट्टिकाएँ पाई गई थी और उसमें ये बात लिखी है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तब वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके होने का हिसाब रखा जाता था। रात के आकाश में तारामंडल की स्थिति का भी हिसाब रखा जाता था। वो इतने मतलब एडवांस थे कि जब जब कभी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता था ना, तो वो इसको इंटरप्रेट करते थे, देखते थे, हिसाब लगाते थे कि अगली बार कब होगा, इसके होने की स्थिति क्या है, इसकी खुद की स्थिति क्या है, तारामंडल में जो रात के समय जो तारा होते हैं, तारे, उनकी स्थिति क्या है, इस सब का हिसाब रखते थे। सबको याद ये रखना है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का हिसाब और तारामंडल की स्थिति का हिसाब रखते थे। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी 3 पॉइंट में काल करना हो गणित, तो अच्छे से याद करना है आपको। 4 या 5 नंबर में तो पूछते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स के लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम 2 लोगों तक तो बिल्कुल शेयर करेगा इस वीडियो को। आपको पता ही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल नहीं होता है यूट्यूब पे, बहुत कम होता है और वो भी उतने अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छे नोट्स उपलब्ध करवा पाऊँ। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।